नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का ये अंक। किसान भाइयों, अगर हम सब्जी की बात करें और सब्जी में भी भिंडी को सब्जियों की रानी कहा जाता है। और अगर स्वाद पर आए तो जी क्या कहने, बच्चे हो या बड़े या बुजुर्ग, सभी को इसका स्वाद बेहद पसंद आता है। और अब जबकि ग्रीष्मकाल शुरू हो रहा है, हमारे बहुत से किसान भाई अपने खेतों से सब्जियों की पैदावार लेने वाले हैं। और अगर भिंडी की पैदावार लेना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से कार्य किए जाएं, भिंडी की फसल किस प्रकार से उन्नत हो, इन सभी विषयों की जानकारी देंगे हम आज के अंक में। तो चलिए आज के अंक की शुरुआत करते हैं और मिलवाते हैं हम आपको अपने एक इतने अच्छे विशेषज्ञ से, जो कि आपको आज बताएंगे कि भिंडी की उन्नत फसल कैसे प्राप्त की जाए, जो कि हैं श्री लाल सिंह सागर। ये उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़ से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको। सर, हमने तो बात की स्वाद की, लेकिन अगर भिंडी के बात में बात की जाए कि इसके पोषक तत्व क्या हैं, तो वो आप बताएं हमारे किसान भाइयों को। प्रिय किसान भाइयों, निश्चित रूप से जो भिंडी है, वैसे तो साल भर इसका उत्पादन होता है, लेकिन जो मुख्य जो फसल है आपकी, जो मुख्य जो मौसम है आपके, जो गर्मियों के मौसम और बरसात का मौसम, दोनों मौसम लगाई जाती हैं। अभी जैसे कि गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, भिंडी बड़ी गर्मियों की बड़ी महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। इसमें सबसे पहले तो विटामिन के रूप में देखा जाए तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, ये पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। साथ ही उसका प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ये भी बहुत अच्छी समुचित मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम करती हैं। भिंडी से बीमारियां कंट्रोल होती हैं? बहुत सारी बीमारियां हैं, वो भी नियंत्रित रहती हैं। और इसके अलावा जो भिंडी को सब्जी के रूप में तो उपयोग करते ही हैं, साथ साथ में उसकी जो डिब्बाबंदी है वो भी करते हैं। बहुत से किसान भाई उसको सुखा करके रख करके उसका उपयोग दूसरी मौसम में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भिंडी बहुत ही पोषक मूल्य वाली सब्जी है। निश्चित रूप से मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे किसान भाई जानना चाहें कि किस प्रकार के जलवायु में भिंडी का उत्पादन कर सकते हैं वो? हाँ, निश्चित है, जलवायु की आवश्यकता रहती है। चूँकि भिंडी उष्ण और उपोष्ण दोनों ही प्रकार की जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, जलवायु में लगाया जा सकता है। चूँकि भिंडी का जो मौसम है, वैसे तो बरसात का मौसम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ में आपकी जो गर्मी के मौसम में भी अपन लगाते हैं। उसके लिए ध्यान रखना है किसान भाइयों को कि जो गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा तापक्रम अधिक न बढ़ पाए, उससे पहले आप करीब 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापक्रम रहता है, तो ऐसा जो मौसम है, ऐसा तापक्रम है, उस समय किसान भाई उसकी जो भिंडी की बोनी कर दें तो वो जलवायु भिंडी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और साथ साथ में उसका जो अंकुरण है बहुत अच्छा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अपने को उसको बुआई करना है। बहुत ज़्यादा तापक्रम ज़्यादा होने पर या बहुत ज़्यादा कम होने पर उसके अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो तापक्रम उसका जो मुख्य मेन है, तो वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अपनी बुआई कर देना चाहिए। अच्छा जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात हमने अपने किसान भाइयों को बताई जलवायु के विषय में। लेकिन अगर हमारे किसान भाई ये जानना चाहें कि खेत की तैयारी किस प्रकार से की जाए, या फिर कैसी मिट्टी होनी चाहिए, भूमि की तैयारी कैसे की जाए, वो आप बताएं। बिल्कुल, निश्चित रूप से भिंडी है, वैसे तो सभी प्रकार की जो मिट्टी रहती है उसमें उसकी खेती हो जाती है, फिर भी उसमें बहुत बड़ा विशेष ध्यान रखना है। यदि आपके पास में जैसे बलुई दोमट मिट्टी है, जिसमें पानी रोकने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, कार्बन पदार्थ की मात्रा बहुत अच्छी है, तो ऐसी जो भूमि है वो अपनी भिंडी के लिए, फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। लेकिन यदि कहीं ना कहीं कार्बन की मात्रा, जैसे पदार्थ की मात्रा कम है, हल्की मिट्टी है, तो ऐसी मिट्टी में पोषक तत्व यानी कार्बनिक पदार्थ या जो देसी खाद है आपका, जो फार्म यार्ड मैन्योर है जिसको बोलते हैं, आपका अच्छी सड़ी गोबर की खाद है, केंचुई खाद है, ऐसी खादों को मिला करके मिट्टी को अच्छी बना करके उसमें आपको बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ में उसका जो पीएच मान है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो ऐसी जो भूमि है वो आपकी भिंडी की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। साथ ही उसकी तैयारी पे अगर देखा जाए तो किसान भाइयों के जैसे जैसे खेत खाली हो रहे हैं, बहुत से किसान भाइयों के कुछ खेत खाली भी नहीं हुए होंगे, और जिन किसान भाइयों के खेत खाली हो गए हैं, जिन्होंने पुरानी फसल लगा करके ख़त्म कर दी है, तो ऐसी फसलों का ध्यान रख करके ऐसी भूमि में आप सबसे पहले तो उसको पानी दें, सिंचाई करें। सिंचाई के बाद में यदि जुताई की अवस्था है, पानी या नमी है, तो अच्छे से ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर से जुताई कर दें। यदि ऐसा लग रहा है कि नमी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पलेवा करें। पलेवा करने के बाद में जैसे ही जुताई की स्थिति आती है, उसमें अच्छे से
ट्रैक्टर से कल्टीवेटर जुताई करते हैं, कम से कम 2-3 जुताई करके उसको समतल कर दें। और समतल करने के बाद में और मतलब इस प्रकार से भूमि की तैयारी अपन कर सकते हैं। जी, जो उर्वरक किसान भाई डालेंगे तो कौन से उर्वरक डालेंगे, कैसी खाद डालेंगे? हाँ, बिल्कुल सही है। मिट्टी के साथ साथ में खाद एवं उर्वरक वो बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है उनका, क्योंकि जितने भी फसल का कहीं ना कहीं उत्पादन प्रभाव पड़ता है या भिंडी की जो गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है या कीड़े और रोगों पर प्रभाव पड़ता है, तो ये सब का जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण पोषक तत्व भी हैं। यदि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हैं तो निश्चित रूप से भिंडी का जो पौधा है वो स्वस्थ रहेगा, भिंडी भी बहुत अच्छी रहेगी और साथ साथ में जो कीड़े और रोग नहीं रहेंगे। तो पोषक तत्वों की दृष्टि देखा जाए तो सबसे पहले तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या केंचुआ खाद, ये खाद बहुत अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें कम से कम 6 से 7 प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। तो इन पोषक तत्वों को करीब करीब 200 कुंटल जो खाद है 1 हेक्टेयर उसके लिए 20 से 25 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद उस खेत में जहाँ पर आप फसल ले रहे हैं तो उसमें अच्छे से डाल दें, समान रूप से फैला दें। इसके बाद में आपके करीब करीब 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फास्फोरस और 60 ही किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पोटास, ये तीनों की फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा ये बुवाई के समय पर, खेत की तैयारी के समय पर अपन पूर्ण रूप से डाल दें। बाकी शेष नाइट्रोजन की मात्रा जब फसल 25 से 30 दिन की हो, 40 से 45 दिन की हो, उसको 2 भागों में बांट करके नाइट्रोजन की मात्रा को दें। इस प्रकार से आपकी जो पोषक तत्वों की मात्रा जो शुरुआत की स्थिति में प्रारंभिक अवस्था पूरी हो जाएगी। साथ ही कुछ और भी हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, जिंक है, ये भी उनको उस पर समय समय पर डालते रहना चाहिए। चाहे वो आजकल तो पानी में घुलनशील पोषक तत्व भी आ रहे हैं, तो वो यदि आप जमीन की तैयारी पर न डाल पाएँ तो ऐसे पोषक तत्वों को फसल की अवस्था पर, मतलब 60 दिन से पहले जो फसली अवस्था है उस समय आप छिड़काव करके भी आप पोषक तत्वों की पूर्ति हम कर सकते हैं। सर, ये तो हमने बात की है कि किसान भाइयों को हम बताएं कि किस प्रकार से उर्वरक या जो खाद डाली जाए, लेकिन अगर किसान भाई, क्योंकि मेरा मन में एक प्रश्न आया कि क्या बीजोपचार का भी महत्व तो बहुत होता होगा, बीज किस मात्रा में डालेंगे, कतार से कतार या पौध से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि बीजों का बड़ा विशेष महत्व होता है और बीज जो है होता है और निश्चित रूप से चूँकि बीजों में बहुत सारी बीमारियां लगने का डर रहता है, चाहे वो हवा के माध्यम से हो, चाहे वो मिट्टी के माध्यम से हो। तो ऐसी अवस्था में जब हम लोग बीज की बुवाई करते हैं तो उस समय बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपचार करने से क्या होता है कि मतलब टीका लगाने जैसा होता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां नियंत्रण हो जाती हैं। बीज उपचार में सबसे पहले तो आपका जैसे मान लो फंजीसाइड है, फंजीसाइड में फफूंदनाशक दवाई आती है जिसको आपका कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, ये 2 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। इसको सही तरीके से उपचार कर दें। इसके अलावा आप कुछ कीटनाशक दवाई से भी इस पर उपचार कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ जो आपके कल्चर जैसे राइजोबियम कल्चर है, आपका ट्राइकोडर्मा है, उसके माध्यम से भी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज की दर से भी आप उपचार कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके जो मिट्टी में होने वाले रोग और बाहर से भी जो होने वाले रोग है उससे नियंत्रण करेगा और बीज उपचार इसलिए आपको बहुत जरूरी है। साथ ही आपने डॉक्टर साहब हम रुकना चाहेंगे क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो रहा है, हमारी चर्चा जारी रहेगी। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी है। हम बात कर रहे हैं कि भिंडी की उन्नत किस्म और भिंडी की उन्नत फसल किस प्रकार से प्राप्त की जाए। हमारी चर्चा जारी है। हम जान रहे थे कि किस प्रकार से कतार की कतार और पौध से पौध की दूरी होनी चाहिए, तो जी बताएं। निश्चित रूप से हम लोग जब गर्मियों में जब फसल बोते हैं तो थोड़ा सा कतार से कतार और पौधे से पौधे दूरी कम ही रखते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम रहता है। बहुत ज़्यादा गैप रखने से भी मतलब पौधा में नुकसान हो जाता है। जितने पास में हो उतना सही है। तो कतार से कतार की दूरी बात करें, जब आप भिंडी बोते हैं तो 25 से 30 सेंटीमीटर आपकी लाइन से लाइन और या कतार से कतार की दूरी रखते हैं। और साथ ही आपका जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। तो इस प्रकार से अगर अंतराल रखते हैं तो जो उत्पादन है हम लोग को बहुत अच्छा मिलेगा। और साथ ही सभी प्रकार के पौधों को, सभी पौधों को समान रूप से एक जगह मिलेगी और बढ़वार के लिए, और निश्चित रूप से आपका जो उत्पादन बहुत अच्छा होगा। सर, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो निंदाई और गुड़ाई वो किस प्रकार से करें उनके खेतों में, साथ ही साथ खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ विशेष जानकारी आप देना चाहें। जी बिल्कुल सही है आपकी। चूँकि निंदाई गुड़ाई का एक फसल उत्पादन में, खासतौर सब्जी उत्पादन में बड़ा विशेष महत्व रहता है। क्योंकि अगर निंदाई गुड़ाई अगर हम लोगों ने नहीं करी तो ऐसी स्थिति में खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें हो जाएंगे और फसल पर प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि जो भोजन उसका है पौधे को मिलना चाहिए वो खरपतवारों को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो भिंडी में जो खरपतवार उगते हैं तो उस समय सबसे पहले तो जैसे ही भिंडी बोने के बाद में हम लोग 20 से 25 दिन की अवस्था में उसको एक हल्की निंदाई गुड़ाई हाथ से करते हैं, खुरपी के माध्यम से करते हैं, जिससे उसमें खरपतवार तो निकलते ही हैं, साथ ही साथ उसकी हल्की गुड़ाई हो जाती है। गुड़ाई से उसका जो पानी है, भोजन है, हवा है, प्रकाश है, वो सही समान रूप से मिलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में पौधे को बहुत अच्छी बढ़वार होती है। ये पहली निंदाई गुड़ाई। उसके साथ साथ में दूसरी निंदाई गुड़ाई 35 से 40 दिन में जब आपके लगता है कि खरपतवार आ गए हैं तो इसके भी आप दूसरी निंदाई गुड़ाई हाथ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसान भाई बहुत ज़्यादा व्यावसायिक रूप से करते हैं तो कुछ रासायनिक दवाई भी हैं, तो इसके माध्यम से भी खरपतवारों का जो नियंत्रण है, जैसे पेंडिमिथिलिन दवाई आती है उसको 1.25 ml मतलब 1.25 लीटर जो दवाई है उसको 500 से 600 लीटर पानी में मिला करके 1 हेक्टेयर में जैसे ही बुवाई करते हैं उसके उगने से पहले 2 से 3 दिन के अंदर उसकी अगर स्प्रे कर देते हैं तो जो खरपतवार हैं वो बहुत ही कम उगेंगे या नहीं उगेंगे, वो कंट्रोल हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग रासायनिक दवाइयों से भी उपचार कर सकते हैं। जी, अगर हमारे किसान भाई जानना चाहें, क्योंकि देखिए जब भी हम भिंडी बाजार से खरीद के लेकर आते हैं तो कितनी भिंडियों में इल्ली निकलती है, काला कीड़ा निकलता है, भिंडी अंदर से काली पड़ जाती है। तो कीट नियंत्रण किसान भाई अगर पहले ही करना चाहें जिससे कि उनकी फसल कीट मुक्त हो तो किस प्रकार से करें? हाँ, ये सही है कि कीड़ों का प्रकोप जो है ना भिंडी की फसल में बहुत ज़्यादा होता है, विशेष रूप से जब गर्मियों की फसल है। क्योंकि गर्मियों की फसल बड़ी महत्वपूर्ण फसल रहती है और बहुत ही कम फसल किसान भाइयों के पास रहती हैं और हरा भरा खेत रहता है। जब कहीं भी हरा भरा नहीं रहता तो भिंडी की जो फसल रहती है हरी भरी रहती है। तो ऐसी स्थिति में कीड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो सबसे पहले जो कीड़ा है एक जैसिड नाम का कीड़ा रहता है, वो हरा कलर पत्तियों पर बैठता है और पत्तियों का जो कलर है वो रस चूसने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में और जैसे जैसे पत्तियों का रस चूसेगा तो पत्तियां हरे कलर से लेकर के पीलापन आ जाएगा उसमें, और पत्तियों का उत्पादन भी वृद्धि भी नहीं होगी और उसका उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो ऐसे कीड़ों को पहचान करके समय पर हम लोग उसका उपचार करें। उपचार करने के लिए जैसे कुछ कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उस कीटनाशक दवाइयों में आपका जैसे इमिडाक्लोप्रिड है,
थायोमिथाक्साम है, तो ऐसे रस चूसने वाले कीड़ों का जो दवाई का उपयोग करके अपन समय पर छिड़काव करें। छिड़काव करने का बड़ा विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों। तो उसमें या तो भिंडी अगर लग रही हों तो सभी प्रकार की भिंडियों को पहले तोड़ लें, या फिर 7 दिन का टाइम दें छिड़काव करने के बाद में, क्योंकि ये बहुत दवाइयाँ नुकसानदायक रहती हैं। कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम अगर मिलेगा स्प्रे करने के बाद में, तो वो उसका जो प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है, वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे अपने वो करना चाहिए कीड़ों का। इसी के साथ साथ में कुछ रासायनिक दवाइयों के अलावा कुछ जैविक दवाइयाँ हैं जो कीड़ों को कम करती हैं, नियंत्रण करती हैं। जैविक दवाइयों में जैसे मान लो नीम का तेल है, नीम का ऑयल है, इन दवाइयों का भी आप स्प्रे समय से 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके इसका स्प्रे करते रहें। और साथ साथ में कुछ देसी जैसे आपकी जो कंडे की राख होती है, गांव में बहुत ज़्यादा उपलब्ध रहती है, चूल्हे पर खाना बनाते हैं जो राख निकलती है, उसको भी समय समय पर डालते ना उन पर। तो जो कीड़े छोटे छोटे कीड़े हैं वो पत्तियों पर नहीं बैठेंगे। जब पत्तियों पर नहीं बैठेंगे तो ये मान के चलो कि रोग बीमारियाँ नहीं आएंगी। तो ये जीवालिक का है। उसके साथ साथ में दूसरा कीड़ा होता है तना छेदक, तो वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कीड़ा है जो आपके तने के अंदर और फली के अंदर, भिंडी के अंदर भी वो मतलब छेद बना करके इससे भिंडी की जो गुणवत्ता है वो भी खराब हो जाती है और भिंडी की जो भाव है वो बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो कीड़ों को पहचान करके कुछ इल्ली मारने की, जो कीड़े मारने की कीटनाशक दवाइयाँ हैं, तो उनका भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे आपका लैम्डा साइलोथ्रिन है, तो फिप्रोनिल है, ऐसी दवाइयों का उसको छिड़काव करके समय पर उनको नियंत्रण कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की है कि कीड़ों की, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि भिंडी की जो फसल है वो पूरी कड़क हो जाती है, या फिर जो फली है वो पूरी ऐसे मुड़ जाती है, इल्ली रूपा हो जाती है। तो क्या ये रोग है? उनसे बचाव किस प्रकार से किया जाएगा? हाँ, ये सही है। जब अपन फसल पकने लगती है, चूँकि जैसे ही भिंडी में 40 से 45 दिन के बाद में आपकी भिंडी आना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे समय में कुछ कीड़े, जैसे मैंने बताया था, जैसे फली छेदक कीड़ा है, तो वो कीड़ा अगर मान लो उस भिंडी में अंदर चला गया तो वो भिंडी वहीं से मुड़ने लगती है। अच्छा जी, तो वो कीड़े के कारण भी कीड़े कारण हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमको ध्यान रखना है, शुरू से ही प्रारंभ में अवस्था से ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं कीड़े का प्रभाव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं फसल की गुणवत्ता पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे समय पर कीड़ों को पहचान करके जब आपको लगाया कि कीड़े आ गए इसमें, तो ऐसे समय में कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करते रहें समय पर अपन करते रहें। तो इस प्रकार से अपन को थोड़ा सा ध्यान देना है। चलते चलते एक प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि तुड़ाई किस प्रकार से की जाए, और साथ ही साथ में इसको जो बाजार में बेचने जाना है तो किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे कि कैसे तुड़ाई करें और किस प्रकार से कितने समय में वो बाजार में लेकर जाएं? अभी जैसे अपना तुड़ाई से बात की, तुड़ाई से पहले थोड़ा सा मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भिंडी में एक पीला मोजिक बीमारी आती है, वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बरसात गर्मियों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो वो चूंकि मैंने कीड़ा बताया था, एक जैसे कीड़ा होता है, रस चूसता है, उसके माध्यम से हो जाती हैं। तो इसके लिए किसान भाई बड़ा ध्यान दें कि कीड़ों का सबसे पहले नियंत्रण करें। उसके अलावा कुछ वेराइटियाँ जो पीली बीमारी है, येलो मोजिक बीमारी है, उसके प्रतिरोधी जो किस्में आती हैं, जैसे आपका VRO 6 है, VRO 22 है, अर्का अनामिका है, कुछ ऐसी वेराइटियाँ हैं जो पीले रोग के प्रति प्रतिरोधी हैं। तो उन वेराइटियों को लगाएं। और इसके बाद में जब फसल की तुड़ाई हम करते हैं तो ध्यान दें किसान भाइयों कि उस समय मुलायम, जब भिंडी मुलायम होती है, बिल्कुल रोए खड़े रहते हैं, तो ऐसी समय में अगर भिंडी की तुड़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से जो बाजार का भाव है वो हमें बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि बाजार का भाव में अपन किसान का महत्वपूर्ण काम यही है कि पैसे अधिक से अधिक मिले। तो इस प्रकार से यदि अपन सही अवस्था पर, कोमल अवस्था पर भिंडी तुड़ाई करते हैं तो बाजार का भाव अच्छा मिलता है। और सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय अब हमें कह रहा है कि हमारा टाइम पूरा हो चुका है कार्यक्रम का। आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। छोड़ो यारी पुरानी, नवा तरीका से करो किरसानी। छोड़ो यारी पुरानी, नया तरीका से करो किरसानी। छोड़ो यारी पुरानी, नवा तरीका से करो किरसानी। छोड़ो यारी पुरानी, नया तरीका से
नया तरीका से करो तिरका